Good morning, all of you. Today we will discuss about fluid and electrolyte balance. न्यूट्रिशन के अंदर अपनी नेक्स्ट यूनिट थी। वैसे बाकी का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था। ये जो यूनिट है वो आपको नोट्स भेज दिए थे डिम्पल मैम ने। उस यूनिट के हिसाब से या उस पीपीटी के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। बाकी की जितनी भी अपनी न्यूट्रिशन की यूनिट हो गई हैं वो आप रिवाइज कर लेना। उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। बाकी 2-3 यूनिट ऐसी हैं जो आपको डिस्कस करनी है, जैसे मेरे को डिस्कस करनी है, जैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट हो गया, विटामिन मिनरल्स हो गए, कुकरी मेथड्स हो गए, प्रिजर्वेटिव मेथड्स वगैरह हो गए, और जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में। तो वो चीज़ है वो अपन बाद अगर देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन इस जो अभी का टॉपिक है वो अपना स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। ये वैसे मेजर टॉपिक नहीं है तुम्हारे, लेकिन फिर भी अपन इसको जिस हिसाब से आपको पीपीटी दी गई है मैं उस हिसाब से आपको जितना भी है वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। आई होप आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका इस बारे में, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। एक बार अपनी पहले जब बात हुई थी कि अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड एक असेंशियल एलिमेंट होता है, या फ्लूइड की जिसकी बात करें, एक एसेंशियल एलिमेंट होता है जो अपनी बॉडी के अंदर नेसेसरी होता है टू लिव ए लाइफ। एक जीवन जीने के लिए फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपनी बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर। अप्रोक्स 60 से 80% या 60 से 70% जो बॉडी के अंदर जो मात्रा होती है बॉडी के अंदर, जो बॉडी वेट कह के मान लो आप, या बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन मान लो, वो अराउंड फ्लूइड से मिलके बना होता है। बाकी ये एक मैंने जनरली बोला है। बाकी मेल फीमेल ये जो चीज़ें आती हैं, ये मैंने आपको पहले से बताया था, हर चीज़ में वेरीज करता है मेल और फीमेल। वो इसलिए क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया, फिजियोलॉजिकल बहुत सारी चेंजेस ऐसे होते हैं जो मेल फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। के कारण जो दोनों में फ्लूइड का बैलेंस है या फ्लूइड की जो मात्रा है वो दोनों में अलग अलग होती है। जैसा कि इसके अंदर बताया गया है, एक सेकेंड, जो 45% जो हैं वो तो है जो, अच्छा, फीमेल्स और मेल्स की अगर अपन बात करते हैं तो इन दोनों के अंदर, एक सेकेंड पूरा, हाँ, जब मेल और फीमेल्स की अपन बात करने की कोशिश करते हैं तो 45% टोटल बॉडी का 45% सॉलिड होता है फीमेल्स के अंदर, जबकि 40% सॉलिड होता है मेल्स के अंदर। इस कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो मेल्स के अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो फीमेल्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है। 60% वाटर क्या होता है मेल्स के अंदर, बाकी 55% क्या होता है फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या हो गया, मेल्स के अंदर फ्लूइड या वाटर की मात्रा फीमेल्स की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सीधा सीधा वाटर। अब मैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन या अपार्टमेंट्स की बात करूँ या कंपार्टमेंट की बात करूँ, ये कहाँ कहाँ डिवाइड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अपनी बॉडी में फ्लूइड 3 जगह डिवाइडेड होता है, इंट्रासेल्यूलर, इंटरवेस्कुलर और इंट्रास्टिशियल, ठीक है। सबसे पहले नाम पे जाएं आप, इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। ये जो वर्ड है इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर वर्ड है, सीधा सीधा मतलब है ये एक सेल है। सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो क्या हो गया, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो तीसरा होता है इंट्रावेस्कुलर। तो अभी जब अपन बात करें टोटल बॉडी फ्लूइड का 2/3% कहाँ प्रेजेंट होता है, इंट्रासेल्यूलर के अंदर, ठीक है। इंट्रासेल्यूलर में प्रेजेंट होता है 2/3, समझ में आया सभी को। 2/3 का जो पार्ट होता है वो इंट्रासेल्यूलर, 2/3 का मतलब हो गया अराउंड 70%, ठीक है। उसका 1/3% प्रेजेंट होता है इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सॉरी। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब हो गया सेल के बाहर। अच्छा, सेल के बाहर वो कहीं भी हो सकता है, सेल के बगल में कहने का मतलब है 2 सेल के बीच में, जिसको आप इंटरस्टिशियल बोलते हैं, या फिर वेसल्स के अंदर। अच्छा, वेसल्स के अंदर हुआ तो भी अपन उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलेंगे या इंट्रावेस्कुलर। 2 नाम है, दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला आता है एक्स्ट्रा
ओ सॉरी इंट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर मतलब वेसल्स के अंदर, ठीक है, वेसल्स के अंदर। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर, ठीक है, समझ में आया। तो 1/3 पार्ट होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। अब 1/3 एक्स्ट्रा सेल्यूलर की भी अपन बात करें तो 80% जो क्या होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, दो सेल्स के बीच में। दो सेल्स के बीच में, ये दो सेल्स हैं या मैंने बताया 4 सेल्स आ गई। अब इनके बीच में जो फ्लूइड होगा, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर की कौन सी कैटेगरी, इंटरस्टिशियल कैटेगरी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी दो तरीके से होगा, इंटरस्टिशियल और दूसरा होगा प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर सीधा सीधा आपको पता है क्या आ जाएगा, ब्लड आएगा। अब क्या आएगा, ब्लड आएगा, ठीक है। दो हो गया। फर्स्ट सबसे पहले जब अपन ने बात की सेल्स के अंदर, इन बिटवीन सेल्स, और तीसरा हो गया वेसल्स के अंदर। अब जरूरी नहीं वेसल्स के अंदर वो ब्लड ही हो या ब्लड के जो ब्लड प्रोडक्ट है वही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे CSF हो गया, वो भी एक वेसल्स के अंदर है। साइनोवियल फ्लूइड हो गया, और भी जैसे बहुत सारे फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड, एब्डोमिनल फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड है वो क्या है, एक तरह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, सेल्स के बाहर है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर किसके, कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, 20% वाली प्लाज्मा कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको फिर एक ग्रोस चीज़ें बता रहा हूँ, सारी वापस से देखें, वापस से एक ग्रोस अलाइनमेंट बता रहा हूँ कि 3 जगह से अपना फ्लूइड डिसाइड होता है, कौन कौन सी जगह। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है, सबसे ज़्यादा 2-3% कहाँ होता है, इंट्रा सेल्यूलर। किसी को ना समझ में आया हो मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले होता है इंट्रा सेल्यूलर, जहाँ फ्लूइड, अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले होगा इंट्रा सेल्यूलर। ये मान लो कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर अगर कोई फ्लूइड है, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो हो गया इंट्रा सेल्यूलर, और सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर ये होता है, ठीक है, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट है, ये मैंने 4 सेल बना दी। अब इन 4 सेल के बीच में अब एक फ्लूइड है, वो हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर की भी कौन सी कैटेगरी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड है 20%, वो क्या हो गया, वेसल के अंदर। वेसल के अंदर होगा, वेसल के अंदर क्या होगा, उसको बोलेंगे इंट्रावेस्कुलर। समझ में आया सभी को, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं, बात करते हैं वाटर कॉन्स्टिट्यूट एन एवरेज 50 to 70%। ये मैंने आपको पहले बता दिया, वाटर जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बॉडी का 50 to 70% होता है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना प्रतिशत होता है, 50 to 70%। समझ में आया, जिसमें यंग मेल 60% ऑफ वाटर होता है बॉडी वेट का, और ओल्डर मेल्स। अब ओल्डर मेल्स के अंदर आप बोलेंगे सर ओल्डर मेल्स के अंदर इतना कम क्यों, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे एज ग्रोइंग होती है, एज ओल्डर एज के अंदर जाता है, जो पर्सन के अंदर बॉडी का जो फ्लूइड है, बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जो वेसल्स, वेस्कुलर सिस्टम है, उसकी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर धीरे 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 वाटर की कमी होती है। उसके बाद में जो स्किन इंटीग्रिटी है वो भी कम होती है। ऐसे स्किन इंटीग्रिटी कम हुई, सीधा सीधा मतलब है वहाँ से वाटर का लिबरेट हो गया, वहाँ से निकल गया वाटर, तभी तो श्रिंक होती है बुढ़ापे में स्किन, जो ओल्ड एज के अंदर। तो वो क्यों हुई, क्योंकि बॉडी फ्लूइड क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। तभी क्या होता है 52% ओल्डर मेल्स के अंदर, सेम एज फीमेल्स के अंदर 50% फीमेल, यंग फीमेल के अंदर, और 47% जो होता है वो ओल्डर फीमेल के अंदर अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है +15% या -15%, बहुत ग्रुप्स के अंदर चलता रहता है कि मान लो 15% ज़्यादा, किसी के अंदर कम हो सकता है, प्लस माइनस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और इसी के हिसाब से जो ओबेस पर्सन होते हैं वो 25 to 30% लेस बॉडी वाटर होता है ड्यू टू फैट डिपोजिशन रेदर देन ए थिन पर्सन, ठीक है। एक पतला व्यक्ति है, उसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड की मात्रा होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी रेदर देन ए ओल्डर एज पेशेंट, पेशेंट मान लो या पर्सन मान लो, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में है इन्फेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्फेंट्स जो होते हैं उनके अंदर बॉडी फ्लूइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब वो सीधा सीधा डिपेंड्स कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इन्फेंट सॉलिड डाइट पे नहीं होता है, फ्लूइड डाइट पे होता है, लिक्विड डाइट पे होता है, मिल्क
को मिल्क दिया जाता है उसको, इससे ज़्यादा फ्लूइड डाइट पे अगर वो ज़्यादा रहेगा, तो फ्लूइड डाइट पे अगर कोई पेशेंट है तो उसमें फ्लूइड की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी किडनी इमेच्योर होती है, प्रॉपर फ्लूइड का रेगुलेशन नहीं कर पाती। इस वजह से भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें फ्लूइड, जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि ये कंडीशन 1 साल तक, 1 साल का जैसे बच्चा हुआ, ग्रोविंग एज के अंदर हुआ, 1 साल का हुआ, तो उस कंडीशन में जैसे 1 साल का हुआ तो, या फिर धीरे धीरे 1 साल के करीब जा रहा है, तो उसमें जो वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे कम होगा, ग्रेजुअली कम होगा। वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया वाटर, उसकी बॉडी में वाटर की मात्रा धीरे धीरे कम होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें वाटर की मात्रा कम होती है, और वो जो अप्रोक्स अभी मैंने आपको बताई थी मेल की 50 से 60 या 50 से 70 जितनी भी है वो हो जाती है। सोर्सेज ऑफ बॉडी फ्लूइड का मतलब है अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड कैसे आता है, अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड कहाँ से आया। अच्छा, सीधी सी बात है, आपकी बॉडी में फ्लूइड कहाँ से आया, आपकी बॉडी में फ्लूइड आया आप जो रोज़ इनटेक करते हैं वहाँ से। और दूसरी चीज़ है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपने खाना खाया, न्यूट्रिशन डाइट ली, वो जब मेटाबोलाइज होती है तो वो भी एक लिबरेट अमाउंट में या एक हिडन अमाउंट में वाटर का क्या करती है, रिलीज़ करती है। ठीक है, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के उसको वो रिलीज़ करती है। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो आपका खाना है वो भी वाटर रिलीज़ करता है। जब वो वाटर रिलीज़ करता है तो वो भी अमाउंट है जो अपने सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर ऐड हो जाता है। अप्रोक्स अपन मान के चलें रोज़ 2 से 2.5 लीटर अपन पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ पे अब बताया गया है कि 2300 ml पर डे का अगर आप पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो 2300 ml पानी को अपन ऐड करते हैं, प्लस 200 ml जो है वो किसका होगा, जो फूड का अपन ने जो ब्रेकडाउन किया है, कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन हुआ है, उसकी वजह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन की वजह से जो वाटर लिबरेट हुआ है वो अपन उसमें ऐड करते हैं। तो 2300 और 200 मिलके कितने हो जाएंगे, 2500 ml पर डे का अपने पास क्या होता है, सोर्स होता है। एक तरह का मैं इसको इनटेक भी बोल सकता हूँ, ठीक है, इनटेक बोल लो या अपनी बॉडी का गेनिंग बोल लो, 2500 ml। ओके, ये तो सीधी क्या हो गई, अपनी बॉडी की क्या हो गया, इनटेक हो गया कि अपनी बॉडी के अंदर एक्चुअल में जा कितना रहा है वाटर। उसी हिसाब से एक्सक्रीट का होता है कि कैसे करेंगे। अच्छा, उसके नेक्स्ट अगर बात करें अपन है फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से कि फ्लूइड कंपार्टमेंट्स का मतलब होता है कौन कौन से कंपार्टमेंट में फ्लूइड क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, कौन कौन से कंपार्टमेंट में फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सबसे पहले इंट्रासेल्यूलर में होता है, फिर वेसल्स में होता है, और फिर इन बिटवीन सेल्स जो इंटरस्टिशियल आप बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर सीधा सीधा बताया हुआ है अप्रॉक्सीमेट 62% कहाँ होता है, इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, नेक्स्ट 30% कहाँ होता है, इंटरस्टिशियल, और 8% जो बॉडी फ्लूइड प्लाज्मा होते हैं उसके अंदर, जो ब्लड आ गया, बाकी और जितने भी फ्लूइड आ गए जो कैविटी के अंदर हैं, जैसे साइनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल हो गया, प्लूरल हो गया, CSF का हो गया, है ना, बहुत सारे जो फ्लूइड होते हैं वो। तो बॉडी के अंदर मतलब सेल्स के अंदर कितने, 62%। ठीक है, 62%, 30% कहाँ होंगे, इंटरस्टिशियल इन बिटवीन सेल्स, और 8% कहाँ होंगे, वेस्कुलरिटी में। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा डायग्राम बताया गया है, आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। इंट्रासेल्यूलर हो गया, ये 2 सेल के बीच में यहाँ पे, और ये वेसल्स के अंदर, 3 जगह अपना बॉडी फ्लूइड डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करके चले फंक्शन। अब आप सभी को पता है फ्लूइड के क्या फंक्शन होते हैं, है ना, फ्लूइड के क्या फंक्शन होते हैं। फ्लूइड अपनी बॉडी में बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प होता है, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको वो परफॉर्म करवाता है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी जो हाजार्ड देने वाली केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो क्रूशियल होती है, ख़तरनाक होती है, उनसे भी अपन को बचाता है ना। ऐसे बहुत सारी जो फ्लूइड होता है वो ऐसी कंडीशन करते हैं या हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑल केमिकल रिसेप्टर अकर इन लिक्विड मीडियम रिएक्शंस। अच्छा, ऑल जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो कहाँ पे होती हैं, कौन से मीडियम में होती है, लिक्विड मीडियम में परफॉर्म होती है अपनी बॉडी के अंदर। तो लिक्विड क्या हो गया या फ्लूइड क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पफुल हो गया। नेक्स्ट है इट इज़ क्रूशियल इन रेगुलेशन केमिकल एंड बायोइलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस विद इन द सेल। बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक कंडीशंस होती है या मेटाबॉलिक जिसको बोल दो आप कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर सेल्स के अंदर ऐसी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सेल्स को क्या करती है, हानिकारक होती हैं, जो डेंजरस होती हैं। उनको भी
रेगुलेशन करने का काम कौन करता है? बॉडी फ्लूइड। वहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसको रेगुलेशन करने का काम करता है। अच्छा, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, शायद ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया है कि अपनी बॉडी के अंदर 1 से 3 pH के लेवल का एक एसिड होता है HCl, ठीक है। वो चाहे तो अपनी बॉडी की आंत को, स्टमक की वॉल को और इवन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जला सकता है। अच्छा, जलाने का मतलब ये है वो डाइजेस्ट कर सकता है, उसको उतनी पावर होती है उसमें, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाता? जस्ट बिकॉज ऑफ ए म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन आपके दिमाग में आया? म्यूकस मेम्ब्रेन एटलीस्ट बनी तो वाटर से है या फिर बनी तो एक फ्लूइड कंपार्टमेंट से ही है। तो यहाँ पे एक क्रूशियल, जो यहाँ पे वर्ड आया है क्रूशियल, क्रूशियल रेगुलेटिंग केमिकल एंड बायो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस विद इन द सेल, ठीक है। उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्रूशियल मतलब होता है खतरनाक, भयानक। जो केमिकल और बायो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं उनको क्या करता है? रेगुलेशन करने का काम करता है, बचाने का काम करता है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो उस मेम्ब्रेन ने क्या किया? अपने को बचाया, या फिर उसके जो म्यूकस होता है उसने अपने को HCl से बचाया। तो ये एक फंक्शन जो फ्लूइड का हो गया, वो एक तरह से जो खतरनाक रेगुलेशन, जो केमिकल्स रिएक्शंस होती है उनसे प्रिवेंट करने का भी काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन एंड न्यूट्रिशन। जितने भी आप हार्मोन्स, न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं, और लेते क्या हैं, जो जितने भी अपनी बॉडी के अंदर लिबरेट होते हैं, जैसे हार्मोन्स हो गए, न्यूट्रिएंट वगैरह जो अभी भी अपन ने खाया, GIT सिस्टम से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना, वो सब एक चैनल के, एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाते हैं। वो ट्रांसपोर्टर कौन है? ब्लड है। अच्छा, ब्लड इज़ अ फ्लूइड, ठीक है। तो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अच्छा, O2 CO2 का दोनों को ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये बात उसी के अंदर आ गई। नेक्स्ट है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करता है? डाइल्यूट करने का काम करता है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उनको एक्सक्रीट आउट करवाने का काम करता है। डाइल्यूट करने का काम मतलब जो मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड करके या ब्रेक डाउन करके उनको किडनी की तरफ द्वारा बाहर निकलवाता है या लीवर के द्वारा बाहर निकलवाता है, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या हो गया? इसका भी ट्रांसपोर्टिंग का फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूट हीट अराउंड द बॉडी, ठीक है। बॉडी में हीट डिस्ट्रीब्यूट करना, समझ रहे हो बात को? पूरी बॉडी में हीट डिस्ट्रीब्यूट करना। हीट डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलें आपने खाना खाया, स्टमक के अंदर हीट जनरेट हुआ। अच्छा, आप पूछेंगे सर हीट जनरेट कैसे हुआ? तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण हो सकता है कि कैलोरी का प्रोडक्शन हुआ। दूसरा, मैकेनिकल वहाँ पे फंक्शन चल रहा है। मैकेनिकल का मतलब हो गया जब चर्निंग मूवमेंट चल रहे हैं, इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस चल रहे हैं, उस वजह से एक मैकेनिकल एनर्जी मान के चलो आप, वो एक हीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुई, तो वो हीट एक पर्टिकुलर जगह तो नहीं रहती ओनली स्टमक पे या आपके एब्डोमेन पार्ट पे। वो हीट क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑल ओवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, फ्लूइड, इनके थ्रू क्या होती है? हीट ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी के अंदर। समझ में आया? आप जब खाना खा के बाद में करते हैं तो पूरी ठंड के माहौल में या ठंड के टाइम पे आपको पूरी बॉडी में सर्दी लगती है। वो सर्दी इसी कारण लगती है क्योंकि जो हीट जनरेट हुई थी एब्डोमेन में, वो पूरी बॉडी में क्या कर दी जाती है? डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और जैसे ही वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपको बाहर का एनवायरनमेंट कोल्ड वेदर है, तो आपको वो एनवायरनमेंट, आप पूरी बॉडी का एनवायरनमेंट हीट हो चुका है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट के कारण आपको वो एनवायरनमेंट ठंडा लगता है और आपको ठंड लगती है। समझ रहे हो? नेक्स्ट अपन बात करें फ्लूइड टाइप्स। अगर फ्लूइड की टाइप्स की बात करें, जनरली आर नॉट प्योर फॉर्म्स में नहीं होता फ्लूइड। हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर होता है। बहुत सारे सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं जो उनके अंदर रह के एक सब्सटेंस बनाते हैं या अलग अलग केमिकल कंपोजिशन बना लेते हैं, ठीक है। और बैलेंस करने का काम करता है फ्लूइड शिफ्टिंग के माध्यम से। सबसे पहले 4 पॉइंट आए हैं यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लूइड आर जनरली आर नॉट प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का मतलब हो गया H2O की फॉर्म में नहीं मिलता है बॉडी के अंदर। फ्लूइड हमेशा अपने को मिलेगा किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्म में बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, 3 कंडीशन में मिलता है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। ये आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि आगे चीज़ ये वापस आएगी तो अपन इसको लेट गो करेंगे, ठीक है। आइसोटोनिक का मतलब वो है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वलिटी, ठीक है। हाइपोटोनिक वो जिसमें सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। हाइपरटोनिक इसका जस्ट अपोजिट, सॉल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम, ठीक है।
ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है डिफाइन इन टर्म एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कौन कौन से सॉल्यूट है, कहाँ कहाँ डिजोल्व होके सब्सटेंस को सॉल्यूशन, कैसा कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। कई तरह के बॉडी फ्लूइड होते हैं अपने, जो अलग अलग डिजोल्व होके अलग अलग सब्सटेंसेस का टाइप होके और एक बॉडी फ्लूइड बनाते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग, और नेक्स्ट है बैलेंसिंग दीज फ्लूइड इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड नॉट द सॉल्यूट इन्वॉल्व, ठीक है। इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड नॉट द सॉल्यूट। बिना सॉल्यूट के इन्वॉल्व हुए भी अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। या आपने बहुत बार देखा होगा डिफ्यूजन प्रोसेस में, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यही चीज़ होती है। बिना सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन की जो सॉल्वेंट होता है या जो सॉल्यूशन होता है वो क्या क्या करता है, मूव करता है, शिफ्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है। बॉडी फ्लूइड का क्या क्या कंपोजिशन होता है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। दो तरीके के मान सकते हैं अपन, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जिसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म आएगी। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह हो गए, जैसे इसके अंदर बताया गया है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह, वाटर आयंस वगैरह हो गए। जैसे अभी तक अपन ने आयंस की बात करी नहीं है, वैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करी नहीं है, फ्लूइड की बात कर रहे हैं। इसीलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इतने मौजूद नहीं है। ऑर्गेनिक इंक्लूड मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डू नॉट डिसोशिएटेड इन द कैरियर इलेक्ट्रोलाइट चार्ज, जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट चार्ज नहीं रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें सोडियम, जितने भी नीचे लिखे हैं, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये अपनी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग फंक्शन होता है अपनी बॉडी के अंदर। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो मेजर अपने बॉडी फ्लूइड्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स है या वाइटल ऑर्गन है, उनको क्या करने का काम करते हैं, रेगुलेशन करने का काम करते हैं। जैसे कि एक बार मैंने आपको बता चुका था कि ब्रेन होता है वो सोडियम और पोटेशियम इन पे डिपेंड होता है, मेनली सोडियम। और हार्ट जो होता है पोटेशियम को से मतलब रेगुलेशन होता है उसका, किडनी का भी और बाकी इलेक्ट्रोलाइट से होता है। तो अपनी बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड होते हैं। अपनी बॉडी में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर और माइनर। बट माइनर न्यूट्रिएंट के अंदर आता है मिनरल इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अपने को उसको बिल्कुल, माइनर का मतलब ये नहीं हो गया वो कि ज़रूरत नहीं है, वो ट्रेस अमाउंट में चाहिए लेकिन अपनी बॉडी को असेंशियल होते हैं। समझ में आई बात? उनकी कमी और ज़्यादा अपनी बॉडी के रेगुलेशन को क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइड मूवमेंट्स। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो अपन यहाँ इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी फिर भी मेरी आदत तो आप को थोड़ा बहुत रिव्यू मैं दे के चलता हूँ फ्लूइड एंड मूवमेंट के बारे में। अच्छा, दो तरह के मैंने प्रेशर आपको बताए थे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सभी को याद होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर अपन ने कहाँ पढ़ा अपने दिमाग में सोचें। वेरी गुड, अपन ने कहाँ पढ़ा था, यूरिन फॉर्मेशन की स्टेप्स के अंदर, ठीक है। किडनी का जो रीनल सिस्टम पढ़ा था वहाँ पढ़ा था। तो सीधा सा मतलब है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो मतलब वाटर, अच्छा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब वाटर के द्वारा लगाया गया वो प्रेशर जो क्या होता है उसको बाहर निकलने के लिए हेल्प करवाता है, ठीक है। समझ रहे हैं सभी बात को? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैं मान के चलता हूँ ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो वाटर है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जरूरी नहीं है सेल के अंदर है, एक कैविटी के अंदर फ्लूइड है, ये इस कैविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उस फ्लूइड द्वारा उस जो मेम्ब्रेन है उस पर लगाया गया प्रेशर क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। सभी अपने दिमाग में सोचे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, किसके द्वारा लगाया होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली प्रोटीन्स के द्वारा लगाया गया एक प्रेशर होता है जिसको ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। मेनली एल्बुमिन के द्वारा लगाया जाता है 22 mmHg का, या पूरा जो अगर बात करके चले 28 mmHg का जो प्रेशर होता है वो लगाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है, जो सॉल्यूट है, उनके द्वारा उस फ्लूइड को उस फ्लूइड को अंदर रोकने के लिए, समझ रहे हो बात को, उस
उसके द्वारा उस फ्लूइड को अंदर रोकने के लिए जो एक तरह का प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे एक ये वेसल्स है, इस वेसल्स के अंदर ब्लड को रोकने के लिए वहाँ की ऑन्कोटिक जो वहाँ की जो प्रोटीन्स होती हैं उस ब्लड को अंदर खींचने के लिए जो प्रेशर लगाती है, बाहर नहीं निकलने देती, उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बॉडी मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, किधर से किधर मूवमेंट होगा, ये सब वही चीज़ें हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें ऑस्मोसिस बताया गया है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आप सभी को पता है क्या होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वो होता है जिसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल की जाती है या अपने आप हो जाती है। कैसे? सॉल्वेंट का क्या होता है, सॉल्वेंट का एक चैम्बर से सेमी परमिएबल के थ्रू दूसरे चैम्बर में जाना और वहाँ की कंसंट्रेशन को बराबर करना, वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूट है, 70% सॉल्यूट इधर है लेकिन 30% सॉल्यूट इधर है, लेकिन सॉल्वेंट इधर 70% है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? सॉल्वेंट का मतलब हो गया वाटर, इधर वाटर तो 70% है लेकिन क्या है, इधर सॉल्यूट 30% ही है, इस साइड में सॉल्यूट 30% है, इधर सॉल्यूट 70% है, जबकि यहाँ पे सॉल्वेंट 70% है और यहाँ पे सॉल्वेंट ओनली 30% है। समझ में आया? तो इसको इक्विलिटी देने के लिए यहाँ का सॉल्वेंट किधर मूव करेगा, इस साइड में। ठीक है, और इस साइड में मूव करके दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसको इक्वल करने का काम करेगा, वो हो गया एक ऑस्मोसिस प्रोसेस या ऑस्मोसिस। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने आपसे एक बार डिस्कस कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट देख रहे हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या जाते हैं, मूव करते हैं सॉल्यूट। ठीक है, ये सब चीज़ें पता है आपको। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी न किसी एनर्जी के थ्रू, एटीपी के थ्रू एक आयन का या एक सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरी जगह एक मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करना क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट आएगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन सीधा सा एक डिफ्यूज़न ही होता है, लेकिन डिफ्यूज़न में अपन एक कंसंट्रेशन को मेज़र रखते हैं कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बल्कि यहाँ पे अपन एक याद रखेंगे कि प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एक हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जब कोई फ्लूइड मूवमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइड बैलेंस। बॉडी का फ्लूइड बैलेंस कैसे होता है? नॉर्मली देयर इज अ बैलेंस अचीव बिटवीन आवर टोटल बॉडी इनटेक और आउटपुट। वैसे अपनी बॉडी को बिना किसी रिक्वायरमेंट के मतलब एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के अपनी बॉडी अपना फ्लूइड ऑटोमेटिकली मैनेज करना जानती है। जितना आपने इंटेक किया उतना वो आउटपुट देना जानती है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ यूरिन, बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, बाय द हेल्प ऑफ प्रस्पिरेशन, भी आपको मैंने समझा दिया, पहले भी समझा चुका कि बॉडी से फ्लूइड कैसे कैसे एक्सक्रीट होता है और कैसे कितना कितना अपन इंटेक करते हैं। जिस हिसाब से जितना इंटेक करते हैं उसी हिसाब से एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट है टोटल फ्लूइड इंटेक इज मॉडिफाइड बाय द इंडक्शन ऑफ सेंसेशन ऑफ थर्स्ट। जैसे ही आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी या आपको ऐसा कुछ अनुभव होगा या बॉडी को लगेगा कि फ्लूइड की कमी है, तो आपका जो थर्स्ट सेंटर है जो ब्रेन के अंदर है वो थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होगा और आपको क्या होगा, थर्स्ट का फील आएगा या सेंसेशन, थर्स्ट के सेंसेशन स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट है दिस इज प्रोड्यूस बाय ए रिएक्शन ऑफ सेल्स इन हाइपोथैलेमस टू द इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। जैसे ही ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब है ब्लड के अंदर सॉल्यूट बढ़ जाएंगे, आयंस बढ़ जाएंगे, सेल्स बढ़ जाएंगी, लेकिन फ्लूइड कम है, प्लाज्मा कम है, तो वो वहाँ से डिटेक्ट कर ली जाएंगी कुछ स्पेशल सेल्स के द्वारा और ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस के पास एक मैसेज जाएगा कि बॉडी में फ्लूइड की कमी है, बॉडी में फ्लूइड की कमी है, जल्दी से फ्लूइड
लिया जाए बाय द इंजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर स्टिमुलस ऑफ थ्रस्ट वुड बी द डिग्री ऑफ ड्राइनेस ऑफ द ओरल म्यूकोसा। कहने का मतलब है जब भी आपको थर्स्ट का अनुभव होता है, आपका जो गला है या फिर माउथ ओरल कैविटी है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि वी नीड टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। अपने को क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, अपने को एक दूसरा स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ये था फ्लूइड बैलेंस कैसे होता है, बॉडी को कैसा पता लगता है। एक तो हाइपोथैलेमस के अंदर जो थर्स्ट सेंटर होता है उसके द्वारा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जब बढ़ती है उसके द्वारा, और तीसरा है जो ओरल कैविटी है उसका थर्स्ट होता है उसके द्वारा, ठीक है। जो नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर है ये अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स, आई होप आप सभी को समझ में आया हो, और जो भी मैंने आपको ये कंटेंट समझाया है आप इसको सही से समझना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।